नमस्कार मित्रों, जब भी कभी ऐसे आदर्श नायक की तलाश होती है गीतों की दुनिया में, जिसने स्वयं गीत लिखे हों, स्वयं उनको संगीतबद्ध किया हो, स्वयं ही गाया हो, तो हमें ये तीनों रेयर जो कम्बिनेशन हैं जिस शख्सियत में मिलते हैं वो हैं भूपेन हज़ारिका। भूपेन हज़ारिका अपने प्रदेश में अपनी जो असमी संस्कृति है उसके प्रतीक पुरुष के रूप में स्थापित हुए। उनको महानायक का दर्जा मिला और वो एक ऐसे महान गायक रहे हैं जिन्हें भारत रत्न का सम्मान भी मिला। ये बहुत बड़ी बात होती है मित्रों, किसी गायक को, और वो भी एक क्षेत्रीय भाषा के गायक को भारत रत्न का सम्मान मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस बात पर फिल्म जगत के और असमी संस्कृति के पैरोकारों को बेहद गर्व है कि हमारे परिवेश में ऐसी शख्सियत भी हुई जिसने गायन के क्षेत्र में इतने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। एकमात्र ऐसे गीतकार और गायक जिन्हें सुधा कंठ भी कहा जाता था। सुधा कंठ का मतलब जिसके कंठ में अमृत हो, तो ये एक बड़ा अद्भुत इनके लिए एक शब्द कॉइन किया गया असमी संस्कृति में, सुधा कंठ। ये नीलकंठ तो शंकर भगवान के लिए है और सुधा कंठ जो है वो भूपेश हज़ारिका के लिए है कि इनकी जो वाणी है, इनका जो स्वर है, स्वर संधान है, वो इतना गज़ब का होता है कि उसे किसी भी पल उसकी उपेक्षा करनी नामुमकिन है, ये संभव हो ही नहीं सकता। मित्रों, जब भी सितंबर का महीना आता है और नवंबर का महीना आता है तो उन 2 महीनों में जब भी कला के क्षेत्र में कोई बात होती है तो भूपेन हज़ारिका का जिक्र आ जाता है। सितंबर इनके जन्म दिवस के लिए और नवंबर का महीना इनके महाप्रयाण के लिए। लंबे अरसे तक इन्होंने अपनी जीवन में जो ख्याति प्राप्त की वो अद्भुत थी। लेकिन मित्रों, हमारे जो जनमानस या लोकमानस की सोच है वो अलग अलग होती है। यद्यपि ये कहना मुश्किल है कि इनको प्रेरणा किसने दी राजनीति की, लेकिन बहरहाल राजनीतिक एक दल की ओर से इनको नॉमिनेशन मिला, नामांकन मिला कि आप लोकसभा का चुनाव लड़िए हमारे दल के टिकट पर और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2004 में। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात, ये बहुत बड़ी खबर मिली कि उस चुनाव में भूपेन हज़ारिका हार गए। वही शख्स हारा जिसको बाद में भारत रत्न मिला। तो उस वक्त निष्कर्ष ये निकाले गए कि कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ लोगों के लिए नहीं बनी, और जनमानस की प्रतिक्रिया उस चुनाव में यही थी कि भूपेन हज़ारिका, आपका कद गायन की दुनिया में इतना ऊंचा है कि उसे राजनीति की दलदल में लाना हमें पसंद नहीं आ रहा, इसलिए हम आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो इनको अगर वहाँ पराजय भी मिली, उस चुनाव में बड़े मार्जिन से पराजय मिली थी, तो वो उसकी जो निष्कर्ष से सारे मीडिया ने उन दिनों में जो संपादकीय लिखे इस बात के ऊपर कि भूपेन हज़ारिका हार गए, वो भी असम, अपने क्षेत्र से, अपने प्रदेश से, अपने अंचल से जो उन्हें बेहद प्यार करता है। तो उस वक्त यही प्रतिक्रिया सभी मीडिया वालों की भी थी, समीक्षकों की थी कि इन्हें राजनीति की दलदल में आना ही नहीं चाहिए था। इसलिए जनमत ने जनादेश के रूप में इनको वापस भेजा कि आप अपनी संगीत की दुनिया में जाइए, वो दुनिया आपकी है, ये राजनीति की दलदल जो है इसमें आपको फंसने नहीं देंगे। और यही कहते हुए लोगों ने उनको रिजेक्ट किया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि एक आदमी का कद इतना ऊंचा हो जाता है कि कोई छोटी छोटी भूमिकाएं उनके लिए वर्जित हो जाती हैं कि वो इस तरफ देखें भी ना, ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उन्होंने जो किया है वो अद्भुत है। और इसलिए भी ये माना जाता है कि जब ऐसी बातें, ऐसी भूमिकाएं निभा चुकी हों, जो शख्स इप्टा जैसी वामपंथी जो संगठन है, इप्टा जैसा, जब इप्टा में आदमी कोई ऑफिस बेरर रह चुका हो, उसके संस्थापकों में से एक हो, तो ऐसी शख्सियत को किसी भी राजनीतिक दलदल में जाने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए थी। और भूपेन हज़ारिका साहब ने अपनी जीवन गाथा में, अपने संस्मरणों में इस बात का जिक्र भी किया कि मैं नहीं चाहता था कि ये हो, मैं राजनीति से कोसों दूर भागता था क्योंकि मेरा जो व्यापक दायरा है उसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं मेरे प्रशंसकों में और कितने ज़्यादा दीवाने हैं।
लेकिन मुझे कुछ एक अपने सामीप्य वाले लोगों ने ही विवश किया कि नहीं, अगर ऐसे ही आपको एक पेशकश मिलती है तो आप उसमें जाइए, और जाकर आप, अगर आप आगे चले जाते हैं तो संसद में जाकर आप गायन की दुनिया में साधनारत लोगों के लिए कुछ ठोस काम कर पाएंगे। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि शायद ये परामर्श मानकर मैंने भूल की, क्योंकि मैं बना नहीं था ऐसी किसी भूमिका के लिए। और मित्रों, इनकी ज़्यादा इनके बारे में कभी भी आपने मन करे कि ये इनको समझना हो तो कभी इनका पुराना कोई भी गीत आप लगा लीजिए। आजकल तो सारी चीज़ें यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं और पुराने रिकॉर्ड भी मिल जाते हैं, तो कभी एक भी गीत सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये आदमी किसी आध्यात्मिक भूमिका के लिए तो हो सकता है, लेकिन राजनीतिक भूमिका के लायक ये नहीं है। और इनका एक गीत जो है वो बड़ा लोकप्रिय है, कभी आपको मौका मिले तो सुनिएगा ज़रूर, कि मानुष मानुषेर जोनो, अर्थात मानव मानवता के लिए ही बना है, इसके अलावा और उसकी कोई परिभाषा नहीं है। और वो गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि इसने न केवल हमारे देश में बल्कि पड़ोसी बांग्लादेश में भी सारे के सारे कीर्तिमान ध्वस्त किए। और एक बात और थी, यद्यपि ये असम के थे, लेकिन बांग्लादेश में जब राष्ट्रगीत की बारी आई और राष्ट्रगीत के लिए जो 5 सर्वश्रेष्ठ गीतकार या और उनके गीत, उनकी कृतियाँ चुनी गई, तो उनमें टैगोर के बाद दूसरा स्थान भूपेन हज़ारिका का था। तो ये ऐसी बड़ी शख्सियतें हैं मित्रों, जिनको याद कर लेना, उनको नमन करना उनकी जन्मतिथि के आसपास या बाद में उनकी पुण्यतिथि के आसपास बड़ा एक सुख देता है कि हम लोग अपने परिवेश से कटे नहीं, और हमारे परिवेश में कैसी कैसी हस्तियाँ रही हैं जिन्होंने हमें एक सुसंस्कृत और सभ्य सामाजिक प्राणी की तरह से जीने का सलीका सिखाया। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमन करता हूँ ऐसी शख्सियत को। और आप सबसे भी मेरा विनम्र आग्रह, कभी मौका मिले तो एक बार इनका कोई भी गीत सुन लीजिए, ताकि आपको ये एहसास तो हो कि ये सुधा कंठ का खिताब जिसे लोगों ने दिया, उनके स्वर में कितनी मधुरता है और कितनी एक गेयता और कितनी लयबद्धता है। शुक्रिया दोस्तों।